हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने हमारे ओपिनियन पोल में बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और उसमें आपने हमें सुझाव दिया कि सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन उनमें कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आपको और वीडियो डालना चाहिए और आपको वीडियो की क्वालिटी में और बेहतरीन कंटेंट को डालना चाहिए। दोस्तों उसी सोच के साथ एक वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ, वो है एनडीए पाथफाइंडर से हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें। दोस्तों लगातार हम एक एक पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी आपको नाखुश नहीं देखना चाहते। मैं चाहता हूं कि आप स्कोर करके वहां आए और केवल पाथफाइंडर पढ़ के जाएंगे फिर भी स्कोर करेंगे। बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें पैसा नहीं होता बुक खरीदने के लिए, वो किसी तरह से पाथफाइंडर खरीदते हैं। दोस्तों आप घबराएं नहीं, केवल पाथफाइंडर पढ़ेंगे और मोबाइल का उपयोग करेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपको बेहतरीन कंटेंट लेकर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसा बात ना बोलना पड़े कि सर आपको और बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओपिनियन पोल में 7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बोला है कि सर आप वीडियो की क्वालिटी में यानी वीडियो को और बेहतरीन बनाइए। उसमें दोस्तों 70 से 80% लोग ने ये बोला है कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन मैं इस 7% को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि इम्प्रूव करना ही लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, चलिए तो हम अपने बात पे आते हैं, आपका समय खराब ना करते हुए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी टू डू मोर कैसे हम ज़्यादा करेंगे, और हम लोग बिगर स्कोर कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारा मेन अभी पॉइंट हो रहा है कि पाथफाइंडर से हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने पाथफाइंडर में भी हिस्ट्री खोल कर अगर बैठे होंगे तो आप कुछ पार्ट यहाँ पर देख रहे होंगे। लेट अस डू दैट। ठीक है, देखिए इस पार्ट में क्या कह रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा बड़ा करें तो 1 मिनट देखिए, मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, जो एनडीए पाथफाइंडर में हिस्ट्री के लिए लिखा गया है। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद, उसका आकलन करने के बाद, अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दी हिस्ट्री सेक्शन। क्या कहा जा रहा है इसमें कि इसको मैंने जब एनालाइज किया, कौन कह रहे हैं, हिस्ट्री मतलब एनडीए पाथफाइंडर के एक्सपर्ट, इसको जब मैंने एनालाइज किया तो इसमें मैंने देखा कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है इतिहास से डायरेक्ट हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि फ्रॉम एनिसेंट इंडिया 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, द गुप्त एंड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एनिसेंट एरा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि देखिए करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, एनिसेंट इंडिया से यानी प्राचीन भारत से। और उसके बाद उन्होंने टॉपिक को भी मेंशन किया कि भाई देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, गुप्त एज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पूछा जा रहा है। फिर भी छात्र हिस्ट्री को करने से डरते हैं, क्योंकि वो इतना मोटा किताब को देखते हैं पहले भाग जाते हैं। नहीं भाई, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ना पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अगर हम बात करें अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन आर फ्रॉम मेडिवल इंडिया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत से। ठीक है, और कह रहे हैं टॉपिक जैसे मान लीजिए अगर मध्यकालीन भारत से भी पूछा जाता तो कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, लिटरेचर, इन सभी टॉपिक से मेडिवल में पूछा जाता है। अब मॉडर्न इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री पर्सन टॉपिक रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 and 2 एंड पोस्ट वार। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए लगभग सबसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस आप देंगे, अगर आपके पास टाइम कम है, तो वो है मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंस। इन्होंने ये बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से पूछा जाता है, सॉरी माफ करिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन मेडिवल से पूछा जाता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, और 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया से, और 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले अगर एनडीए पाथफाइंडर से हिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें शुरुआत मॉडर्न इंडिया से करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी से शुरुआत करेंगे जिसे हमें लंबे समय तक याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों तो मॉडर्न इंडिया से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गांधी एरा बहुत पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना है हर साल। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न इंडिया से हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पाथफाइंडर से, तो वो कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में स्कोर ज़्यादा हो। चलिए उस बात को चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ बता दिया कि भाई देखिए इस जो हिस्ट्री सेक्शन के एनालाइज किया गया, उन्होंने जो एनालाइज किया कुछ लाइंस लिखे थे, उससे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ आइडिया लगा कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से आइडिया लेकर मैं आया कि मॉडर्न इंडिया इन पाथफाइंडर,
पाथफाइंडर में जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम मॉडर्न इंडिया को और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ओके देखिए, तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, क्योंकि यू हैव एनडीए पाथफाइंडर। तो हम पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक कोई टॉपिक मैंने उठा लिया, उसी में से रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ठीक है, द माइटी अपसर्ज ऑफ 1857 स्वेप्ट ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया लाइक एन the British Empire India rattled to its foundation. It was the most significant movement of resistance against the European colony. ठीक है, देखिए इतना पढ़ने के बाद आप कुछ ना कुछ भाई एनालाइज किए होंगे। ठीक है, देखिए जब मैंने इतना लाइन पढ़ा तो यहाँ पर मुझे एक लाइन बोला गया है, मैंने इसे पढ़ लिया भाई 1857 का विद्रोह का जो है ये बातें रहा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का नॉर्थ पार्ट और सेंट्रल इंडिया में ये हो गया। तो नॉर्थ पार्ट में तो आपको ये जानना है कि नॉर्थ पार्ट में कौन कौन जगह है, नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ से 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था, या जहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट का मतलब प्रभाव रहा था। उस चीज़ को आपको कॉपी में नोट करना है कि नॉर्थन कौन सा इंडिया का स्टेट था, या नॉर्थ पार्ट इंडिया का कौन था, क्योंकि वहाँ उस समय स्टेट तो डिवीजन था नहीं 1857 के विद्रोह में। तो नॉर्थन साइड कौन सा था जहाँ पर जो है 1857 का ज़्यादा प्रभाव रहा, और यानी कि बीच वाला जो था यानी सेंट्रल जो पार्ट था वहाँ पर भी किस तरह से ये प्रभाव रहा। ठीक है, इस चीज़ को हम कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर नहीं था, कौन सा केंद्र नहीं था, कहाँ पर 1857 विद्रोह का प्रभाव नहीं था या नहीं हुआ था, ऐसे भी चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे भाई क्या कौन कौन हमारे भारत में कौन कौन ऐसे नॉर्थन पार्ट थे जहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव था, कौन जो है सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा प्रभाव था। तो कॉपी में कई साइड में हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। चलिए अब भाई इतना बात हमने कर लिया, अब बोल रहे कि रिवॉल्ट का जो यानी 1857 का जो विद्रोह था, सॉरी रिवॉल्ट क्या है, रिवॉल्ट बोल दिया मैंने, जो 1857 का रिवॉल्ट था उसका क्या कारण था, पॉलिटिकल कारण क्या था। देखिए कह रहा है नाना साहेब वाज रिफ्यूज पेंशन एज ही वाज एडप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। ठीक है, देखिए ऐसे तो 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण ये भी था कि जो एडप्टेड सन होते थे, किसी भी राजा जिन राजा को कोई बच्चा नहीं हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो उसका यानी मतलब राजा का कोई एयर नहीं हुआ, वंशज नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका अगर कोई सन नहीं हुआ तो ब्रिटिश लोग एक पॉलिसी ला दिए थे कि भाई उस पॉलिसी के तहत अगर किसी राजा को अपना बच्चा नहीं है तो उस किसी के द्वारा बनाए गए राज पर उसको राजा बनाया जाए, किसी के दूसरे के बच्चे को, या कोई दत्तक ले लेता है वो राजा दूसरे के बच्चे को, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली वो नहीं होने देते थे, उस राज को हड़प ही लेते थे। ठीक है, तो भाई यहाँ तक मैंने क्या क्लियर किया, भाई देखो यहाँ पर एक चर्चा किया गया है, ठीक है, कि नाना साहेब को जो है ना नाना साहेब वाज रिफ्यूज पेंशन एज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, देखिए नाना साहेब जो थे ना उनको पेंशन देने से जो है ना ये अंग्रेजों ने इनकार कर दिए भाई कि आप जो है बाजीराव सेकेंड के क्या हैं, एडॉप्टेड सन है, उनके दत्तक पुत्र हैं, आपको ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ पे हम कैसे एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपके दिमाग में अगर सही से पाथफाइंडर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ से लाइन को पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको ज़रा थोड़ा सा पता करना होगा कि भाई बाजीराव सेकेंड भाई क्यों, क्या थे या कौन थे, कुछ पॉइंट बाजीराव सेकेंड के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, कि भाई बाजीराव सेकेंड थे कौन, ठीक है, आखिर तो हम उस पॉइंट को, जो भी बाजीराव सेकेंड का जो इम्पोर्टेंट काम था, खास करके मराठास के लिए जो भी है, उनके लिए जो काम था उस काम को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हमको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए कहा जाता है अवध यानी लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ में अवध है, ठीक है, उसे एनेक्स कर लिया गया, हड़प लिया गया 1856 में। ठीक है, झांसी को भी एनेक्स कर लिया, किसके तहत, भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो यहाँ पर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इंटरनेट पे जाइए। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर पाथफाइंडर में दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया तो आप नेट पर जाइए और दीजिए पॉइंट्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ वहाँ पर लिखना है पॉइंट्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, या डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं इसको, पॉइंट्स अबाउट, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है उसके लिए। ठीक है, हड़प नीति जिसको बोलते हैं, पता नहीं इसी को हिंदी में हड़प नीति कहते हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये क्या होता है उसको हम समझाने की प्रयास करते। देखिए यहाँ से अगर आप एक स्टूडेंट होते तो आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए था, या क्या क्या आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए था, इतना नहीं करना था आपको। बस मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए पेशवा बाजीराव सेकेंड एक्सेप्ट द सब्सिडी लाइन्स। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता था कि भाई बाजीराव में कौन से ऐसे बाजीराव थे जो पेशवा के, जिन्होंने सब्सिडी लाइन्स को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो उनका नाम था पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठीक है, अब ये उस समय कौन फोर्स किया था उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए पेशवा बाजीराव को, तो वो देखिए
वाज कंट्रोल ओवर द पेशवा लॉर्ड वेल्सली क्या पढ़ देता मैं भी, लॉर्ड वेल्सली फोर्सफुली इम्पोर्ट द सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो लॉर्ड जो वेल्सली थे या वेल्सली जो थे, उन्होंने क्या किया था, इस सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने फोर्स किया था किस पे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड पर। देखिए ये पढ़ने का तरीका है, आपका अपना अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन किसी भी इंसान का थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा रहा था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग होशियार हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से मैंने पढ़ लिया, तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है। कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो है उसको हीरो ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। उन्होंने कभी भी इस्लाम को प्रैक्टिस करने पर रोक नहीं लगाया था, ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन सा पेशवा थे जिन्होंने इस्लाम के जो इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ लड़ाई लड़े गए थे पेशवा बाजीराव के द्वारा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेशवा बाजीराव फर्स्ट, या उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में सोचिए। तो ये दे देगा मलबा दे देगा, धार दे देगा, औरंगाबाद दे देगा, बैटल ऑफ पलखेड़ दे देगा, फिरोजाबाद दे देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल थे जो पेशवा बाजीराव ने फर्स्ट ने जीता था, ठीक है। तो आपको जानकारी मिल गया भाई पेशवा बाजीराव सेकेंड कौन थे, पेशवा बाजीराव फर्स्ट कौन थे। एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेशवा बाजीराव फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अभी तक एनडीए के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्या ठीक है, आ जाएगा। हमको तो एनालिटिकल वे में पढ़ना है ताकि हम अनसेटिस्फाइड ना हो वहाँ जाकर, हम पाथफाइंडर बुक को ना कोसे कि भाई इसमें इतना लिखा है, हमें वो वाला चीज़ नहीं आया, ठीक है। इस बात को मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपको इंटरनेट से ढूंढ कर आपको थोड़ा समय देकर इतिहास को पढ़ना होगा, और एक एक्स्ट्रा कॉपी लेंगे आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब उससे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है। देखिए दिस एक्ट सॉड नाउ ब्रिटिश वाज डोमिनेट इन इंडिया, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये क्या दिखाता है, तो वहाँ पर ये बोला जाता था कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये इंडिकेट करता है कि अब ब्रिटिश लोग जो है भारत पर क्या करने वाले थे, डोमिनेट करने वाले थे या कब्जा करने वाले थे इसके सभी जगहों पर, ठीक है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या देगा, कंसीडर अबाउट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब ऑप्शन में दे देगा। और इसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या किया था कि मुगल को कमज़ोर बना दिया था, ठीक है। और मुगल जो है अपने भारत के बहुत जगह से उन्होंने अपना शासन का सत्ता खो दिया था ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुगल रूलर थे जिनके अपने कोई एयर नहीं थे, वंशज नहीं थे, उसके वजह से भी हो सकता है, और कोई कन्फ्लिक्ट के वजह से भी हो सकता है, उनके नीचे के दर्जे के जो भी उनके मैनेजर थे वो उनके साथ धोखा कर लेते थे। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मतलब मुगल कमज़ोर हो रहा था, उसका रीज़न जो था मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करना है, देखिए। और इसके साथ साथ और कारण था कि मुगल हैड लॉस्ट मेनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इसके साथ मुगल जो है कई सारे स्टेट्स जो थे उसे उन्होंने खो दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए कुछ और चीज़ें हमें जो समझना है, देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये एक एनेक्स पॉलिसी था। एनेक्स पॉलिसी किस तरह से था, मतलब उस समय तो कोई स्टेट था नहीं, ठीक है। और इस स्टेट कह सकते हैं, इसका मतलब प्रिंसली स्टेट जो था वो जो राजा रजबाड़ा का जो स्टेट होता था, ठीक है, जिसको अपना बच्चा नहीं है, जिसको अपना वंशज नहीं है, वो किसी का बच्चा को दत्तक लेता है या गोद लेता है, उसे अंग्रेज राज करने नहीं देगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, अपनी मन चाहे, ठीक है। तो देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और वो जो थे ही वॉज इंडियाज गवर्नर फ्रॉम 1848 टू 1856, उसी समय इसको लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा पूछा जा सकता था किसके द्वारा लाया गया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट कौन किया था, या किसके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन में अगर गवर्नर जनरल का नाम है तो आप लॉर्ड डलहौजी को आप चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए इट वाज यूज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश परमानेंसी, ठीक है। ऐसा भी मतलब बोला जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ओके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो जो है जो आपका ब्रिटिश लोग जो है उसका जो प्रशासनिक बोलते हैं ना हिंदी में, प्रशासनिक यानी कि पुलिस का जो रेंज होता है, यानी प्रशासनिक जहाँ तक वो राज कर सके, उस पॉलिसी को ब्रिटिश पारामोंटेसी में यानी उसको ग्रो करना चाहते थे इंडिया में, उसको और बढ़ाना चाहते थे, अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ आइडिया था अबाउट क्या दोस्तों मोर ये क्या कहते हैं एनडीए पाथफाइंडर से हिस्ट्री को कैसे पढ़े, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी हमें पता है मिस्टेक्स हो गई होंगी, जो कि किसी रूलर का नाम होगा या किसी गवर्नर जनरल का नाम होगा, क्योंकि चूंकि मुझे भी गवर्नर जनरल अंग्रेजी लोग हैं तो थोड़ा सा उसका नाम भी बड़ा अजीब होता है। अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी आप उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। उस छोटी मिस्टेक के लिए मेरे भाई मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने आप से मतलब उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको मदद किया या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत इसके लिए मेहनत की आप लोगों के लिए, ठीक है, कि भाई एनडीए पाथफाइंडर से हिस्ट्री को कैसे पढ़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।